हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम क्लास 7th की हिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक चैप्टर पूरा हो चुका है। अब दूसरा चैप्टर राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ, जो कि मानचित्र 1 में है। इसे विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। मानचित्र में कौन कौन से हैं? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमान यानी कि चौहान, ये दिखाए हुए हैं। नए राजवंशों का उदय। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप महासामंत, महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्कन में राष्ट्रकूट चालुक्यों के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को परास्त कर राष्ट्रकूट राजवंश स्थापित किया। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान, सोने का गर्भ, यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया गया। इस अनुष्ठान जिससे याजक जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता था। कदम, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य को सफलतापूर्वक स्थापित किया। अब है राज्यों में प्रशासन। नए राजाओं ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों के स्वामी और इसी तरह की अन्य उपाधियां धारण की। सामंतों, किसानों, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन की सत्ता में साझेदारी होती थी। किसानों, पशुपालकों, कारीगरों तथा व्यापारियों से लगान के रूप में राजस्व की वसूली की जाती थी। चार सौ कर क्या है? तमिलनाडु के चोल राजवंशों के अभिलेख 400 से ज़्यादा करों की चर्चा करते हैं, जिनमें बेट्टी, जबरन कर और कदमाई भू राजस्व का प्रमुख था। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ ब्राह्मणों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में रची जाती थी। ग्वालियर, मध्य प्रदेश से प्रतिहार नरेश नागभट्ट की प्रशस्ति संस्कृत में मिली है। राजा प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलेखित होते थे। 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा संस्कृत काव्य राजतरंगिणी की रचना की गई, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। धन के लिए युद्ध। राजवंश का आधार क्षेत्र विशेष था। राजा दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, जिसमें गंगा घाटी में कन्नौज पर अधिकार संघर्ष प्रमुख था। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर नियंत्रण हेतु गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत और पालों के बीच हुआ था। अफगानिस्तानी गजनी का सुल्तान महमूद ने 997 से 1030 तक मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्सों तक शासन किया। उसका निशाना संपन्न मंदिर थे। उसने गुजरात के कई मंदिरों पर कई बार आक्रमण किया। सुल्तान महमूद ने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम अल बरूनी को सौंपा। अल बरूनी ने अरबी में एक किताब लिखी, अल हिंद। चोल राज्य। नज़दीक से एक नज़र, उरेयूर से तंजावुर तक कावेरी डेल्टा में उत्तरिया नाम से एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरेयूर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया था। उसने विजयालय वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लवों को जीता। राजराज प्रथम 985 ईस्वी में राजा बना।
इसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। राजेंद्र प्रथम राजराज का पुत्र, जिसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया, और वह इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम ने तंजावुर में गंगईकोंड, चोलपुरम में बड़े अनेक मंदिर बनवाए। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के ही केंद्र नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के आसपास पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि की बस्तियां भी थीं। मंदिर शिल्प केंद्र के रूप में उभरे। उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं चोल काल की विशेषताएं थीं। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं और कुछ भक्तों की भी थी। कृषि और सिंचाई। कावेरी नदी बंगाली खाड़ी में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जो जल निक्षेपण द्वारा उपजाऊ भूमि को सींचती है। इन शाखाओं पर तटबंध बनाकर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। कुएं और सरोवर से भी सिंचाई की जाती थी। तमिलनाडु के आसपास कृषि काफ़ी विकसित थी। ये चोल कांस्य की प्रतिमा है, ये वाली। अब नेक्स्ट है हमारा चोल का जो साम्राज्य का प्रशासन था वो कैसा था। उर किसानों की बस्तियां कही जाती थी। जो उर थी वो किसानों की बस्तियां थी। नाडु गांवों का समूह था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने का कार्य करते थे। नाडु के कामकाज पर वेल्लार जाति के धनी किसानों का नियंत्रण था। धनी भूस्वामियों के सम्मान के स्वरूप उपाधियां और महत्वपूर्ण राजकीय पद दिए जाते थे, जैसे मुवेंदेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला, वेलन या किसान, और उरयूर प्रधान, नागरम व्यापारियों का संघ शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलापुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख ब्राह्मणों के सभा के संगठन के प्रारूप का वर्णन करते हैं। सभा में कई समितियां होती थी, जिनके दायित्व में सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख प्रमुख थी। समिति के सदस्यों का चुनाव लॉटरी से किया जाता था। भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन वगैरह जो थी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। देवदान या तिरुमट्टकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। और पल्लिंचंदम जन संस्थानों को दान दी गई भूमि थी। जो राजा लोग थे प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ताम्रपत्र पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दी गई भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है। ये राजसी मोहर इसलिए लगी है कि एक प्रमाणिक दस्तावेज है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।